हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अभी उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली कम टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है मेरे पास यार कि मेरे पास एक बेसिक रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस पर एक यूडीएल लग रहा है और इसका ईआई कांस्टेंट है और डिस्टेंस हमें ये गिवन है, ठीक है। तो दिस इज माय बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर। ये मेरा जो है एक बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है और मेरे पास एक बीम है। क्लियर पॉइंट? ये मेरा बीम है, ये मेरा कॉलम है, और जो कनेक्टेड है भाई रिजिड जॉइंट से, ठीक है। तो ये दिस इज माय बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर। मुझे इसको एनालाइज करना है, ठीक है। इसको तो एनालाइज करना है यार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनालाइज करने से पहले कि भाई इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है इस फ्रेम की, ठीक है। तो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इस यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर भी एक वर्टिकल रिएक्शन, एक मोमेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ले लेते हैं फ्रेम्स के केस में, ठीक है। उसकी वैल्यू होगी 0 इस केस में, पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 2 3 4 रिएक्शंस है हमारे पास। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होगी मेरे पास? 3 होगी, इज इक्वल्स टू 1। तो भाई इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आती है, वो आती है मेरे पास 1, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि फ्रेम के केसेस में जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी वो मेरे पास एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी और मेरे पास इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी, ठीक है। तो मेरे को दोनों चीजें देखनी है। अगर मेरा फ्रेम अगर ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो वहां पे मेरे पास सिर्फ एक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ही होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर, ये जो मेरा फ्रेम है ये एक ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर मेरा होने का एडवांटेज ये है कि अगर मैंने किसी तरीके से इन रिएक्शंस को फाइंड कर लिया तो मैं उसके बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम को मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो वो मेरे लिए अननोन नहीं है, ठीक है। अगर ये क्लोज स्ट्रक्चर होता तो वहां पे मेरे कुछ बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स मेरे अननोन्स होते, बट दिस इज माय ओपन स्ट्रक्चर, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी दिस इज एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। फ्रेम के केस में ध्यान रखना, फ्रेम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। पर बीम के केस में हमारे पास क्या होता है? बीम के केस में बस खाली हमारे पास एक्सटर्नल होती है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। बिकॉज़ अगर रिएक्शन फाइंड होगा तो मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इजीली फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहां पर आप स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देखेंगे, यहां पर मेरे पास है, यहां पर क्लोज लूप नहीं है, तो दिस इज माय ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी वो मेरी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी, और जो होगी मेरी 1। क्लियर है पॉइंट? तो यार अभी हम लोगों ने रिडंडेंट रिएक्शन हम लोगों को चूज करना है। तो रिडंडेंट रिएक्शन भी हम लोगों को ऐसा चूज करना है कि जिससे एक तो हमारे कैलकुलेशन थोड़े इजी पड़ जाए यार, और हम लोगों को ये भी रहे कि जो रिलीज जब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर, तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वीए रिएक्शन को हमने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो जब हमने वीए रिएक्शन को रिलीज किया तो मेरा कुछ स्ट्रक्चर जो था वो कुछ ऐसा बना, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। ये आई तो कांस्टेंट है। तो यार यहाँ पर इस लोड की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। और एक और में जब रिडंडेंट के कारण डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको यूनिट कोऑर्डिनेट 1 लिया है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाऊं इस केस में, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो मेरी बनेगी, मतलब मेरे को इतना पता है कि भाई ए पर जो है मेरा वो डिफ्लेक्शन 0 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यार कि मैं लोड के कारण इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता हूं। तो वो जो इक्वेशन आएगी मेरी आएगी del 1L प्लस, ठीक है, टोटल डिफ्लेक्शन। डायरेक्शन में एज्यूम कर रहा हूं कि ये सब ऊपर को ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस ए के कारण भी मेरे पास जो डिफ्लेक्शन आएगी वो ऊपर को मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। वो कितनी होगी भाई? del 11 इनटू VA, और वो बराबर होगी भाई किसके? 0, क्योंकि सपोर्ट कुछ यील्ड कर नहीं रहा है, तो वो भाई किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंड अगर आप लोग कर गए तो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि भाई डिफ्लेक्शन जो है मेरा 0 है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये चीज अगर 0 है तो भाई अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकता हूं। तो मेरे पास जो अननोन होंगे वो होंगे मेरे पास एक del 1L और एक होगा मेरे पास del 11, ठीक है। यही दो चीज मुझको फाइंड करनी है। क्लियर है पॉइंट? तो भाई अगर मैं क्वेश्चन पर आता हूं, अभी मेरे को चाहिए, अभी हम अपना एक फेवरेट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज माय, ये मेरा m रहेगा ड्यू टू लोड, दिस इज ड्यू टू यूनिट लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल
लोड। ठीक है, तो भाई अगर मैं देखूं, अगर हम देखें इस चीज को, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल वन वन कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है भाई कितना, 0 टू एल m इनटू में m डॉट dx ओवर में di। दिस इज रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करें, और ये हमारा जो होता है, ये होता है कि हमारा वर्चुअल इंटरनल मोमेंट, वर्चुअल इंटरनल मोमेंट कह लो या लोड कह लो, वर्चुअल इंटरनल लोड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यही चीज हमको कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूं भाई, सबसे पहले मैं एम कैलकुलेट करता हूं। मेंबर है मेरे पास, एक एबी मेंबर है और एक मेरे पास है बीसी मेंबर। ठीक है, एक वन दिस एबी अनदर इज बीसी। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो भाई अगर हम लोग मेंबर देखें, सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना भाई एबी के लिए कितना मोमेंट, हमको मोमेंट चाहिए। तो मैंने क्या किया यार, एक सेक्शन कंसीडर किया यहां से एट डिस्टेंस ऑफ x, एक dx एक एलिमेंट एक कंसीडर किया। तो उसके लिए जो मोमेंट हुआ, मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। तो उसके लिए जो मोमेंट होगा मेरा, वो होगा कितना भाई, दिस विल बी इक्वल्स टू 8 into x into x। नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 4। तो ये वैल्यू आती है भाई 4x स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं 1 के कारण देखूं, इस एक सेक्शन पर x पर अगर मैं देखूं dx एलिमेंट है, तो उसके कारण कितना मोमेंट आएगा, 1 into x, 1 into x जो पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग BC पर आते हैं। BC पर अगर मैं आया, तो BC पर मेरे पास जो टोटल मोमेंट होगा भाई, इसके लिए कितना होगा, इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो ये जो पूरा यूडियल का मोमेंट जो इसके कारण जो मोमेंट आएगा वो पूरा यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा भाई, वो होगा आपका कितना, 12 into 8 टोटल लोड और into 6, और ये नेगेटिव है इस डायरेक्शन में भाई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस डायरेक्शन पर ये वाला मोमेंट ऐसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर है पॉइंट? इसके कारण कितना आ जाएगा भाई, 1 into 12 पॉजिटिव क्लॉकवाइज है। क्लियर है? तो भाई अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व करें, AB को अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर हम लोग इस L1L को कैलकुलेट करें, तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है, 0 to 12 माइनस 4x स्क्वायर इनटू में x इनटू में dx ओवर में ei प्लस 0 to 4 माइनस 12 इनटू 8 इनटू 6 इनटू 12 इनटू dx ओवर में ei। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करते हैं भाई, तो हमारे पास वैल्यू कुछ आती है, इंटीग्रेशन थोड़ा इजी है इसमें, 0 to 12 माइनस 4 तो सबसे पहले वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है, वो मेरे पास आ रही है 20736 ओवर में ei प्लस, अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो 0 to 4 माइनस 12 तो ये वैल्यू आती है भाई मेरे पास माइनस 27648 ओवर में ei। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो भाई ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर मैं टोटल करूं इस चीज को, 20736 27648 20736 48384, तो यहां से मेरे पास जो डेल वन आता है, डेल वन एल, वो आता है मेरे पास 48384 ओवर में ei विद नेगेटिव साइन। क्लियर पॉइंट? इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक में सारी कैलकुलेशन देख रहे हैं क्योंकि पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डेल वन वन कैलकुलेट करता हूं, तो वो मेरे पास कुछ होगा, इंटीग्रेशन 0 to 12 x स्क्वायर dx, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, यही होती है m1 इनटू में m1 इनटू में dx ओवर में ei डेल वन वन। ठीक है, प्लस 0 to 4 दिस विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर इनटू में dx ओवर में ei। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जैसे 0 तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 0 to 12, तो दिस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आती है, ये आती है कुछ आपकी 576 ओवर में ei प्लस, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करें, ये भी वैल्यू आ रही है आपकी 576 ओवर में ei। ठीक है, तो इसको इनटू 2 करें तो 1152। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डेल 11 जो आ रहा है, वो भी आ रहा है आपका 1152 ओवर में ei। ठीक है, पॉजिटिव है। क्लियर है पॉइंट? तो अब हमको कुछ नहीं करना है भाई,
इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। ठीक है, तो डेल 11 एल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल 11 एल कितना आ रहा है भाई मेरा? डेल 11 एल अगर हम लोग देखें तो डेल 11 एल आ रहा है मेरे पास कितना, -48,384 ओवर में EI। ठीक है, ओके, प्लस डेल 11 कितना है मेरे पास, डेल 1 एल है, नोट के कारण डेल 11 है मेरे पास कितना, 1152 ओवर में EI, टोटल कितना हो जाएगा इनटू VA इज इक्वल्स टू 0। यही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। और अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, 48384 डिवाइड बाय 1152, तो ये हमारे पास VA जो आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है VA इक्वल्स टू 42 किलो न्यूटन। ठीक है, तो VA की जो वैल्यू आ रही है भाई वो हमारे पास कितनी आ रही है, 42 किलो न्यूटन वैल्यू आ रही है। ठीक है, इजी है, प्रॉब्लम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भाई कि रिजिड जॉइंट जो हमने डिस्कस किया था उससे फोर्सेस हमारे कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कि वो पूरा मोमेंट ट्रांसफर करता है कि नहीं करता है, एक बार देखते हैं इस चीज को फ्री बॉडी डायग्राम से। तो VA हमारे पास आ गया है 42 किलो न्यूटन। डायरेक्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे डायरेक्शन लेना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिल रही है ये हमको मुझको मिल रही है 42 किलो न्यूटन। ठीक है, तो भाई अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कैसे ये चीज वर्क कर रही है। ये मैंने मेंबर्स बनाए, ये मेरा रिजिड जॉइंट है, ये भी एक मेरा मेंबर है। ठीक है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, दिस इज, मान क्या रहा हूँ, ये है रिजिड जॉइंट। ठीक है, जो भी मैं फोर्सेस दिखाता हूँ मैं मेंबर पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं मेंबर डिजाइन कर रहा हूँ, सपोर्ट से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट मेरे को इस मेंबर पर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है यहाँ पर भाई 42 किलो न्यूटन का। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लग रहा है भाई, एक ड्यूल लग रहा है। ड्यूल की वैल्यू कितनी है भाई, 8 किलो न्यूटन मीटर, और डिस्टेंस कितना भाई 12। तो कितना वैल्यू हो जाएगा भाई ये, अगर हम देखें 96, 12 into 8 कितना होता है आपका 96 माइनस ऑफ 42। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर रिएक्शन आ रहा होगा, जो जॉइंट लगा रहा है इस पर, ये आ रहा है आपका कितना, 54। ठीक है, और अगर मोमेंट कैलकुलेट करें भाई, इस पॉइंट पर मोमेंट कितना आ रहा है, मोमेंट अभी अगर हम लोग देखें, मोमेंट का अगर हम लोग देखें, लेट अस सपोज हमने डायरेक्शन ऐसा अज्यूम कर लिया, मोमेंट का इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो दिस विल बी योर MBA। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 42 into 12 minus 8 into 12 into 6 और प्लस MBA इज इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को भी सॉल्व करें यार, 42 into 12 minus 8 into 12 into 6, ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से, M माइनस, तो MBA इज इक्वल्स टू 72 किलो न्यूटन मीटर। मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने अज्यूम किया वो करेक्ट है, इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस जॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये मेंबर जॉइंट पर फोर्स क्या लगाएगा भाई, ये यहाँ पर ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, इस एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए ये मेंबर कितना फोर्स लगाएगा जॉइंट पर, वो क्लॉकवाइज लगाएगा। ठीक है, तो वो भी कितना होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, और इस क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये मेंबर इस जॉइंट पर क्लॉकवाइज लगा रहा है, तो इस पर जो मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, कितनी होगी वैल्यू उसकी, 54 किलो न्यूटन, नहीं नॉट 54, 72 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? ये दो मोमेंट इक्वल हो गए ना, ये एमबीए इधर में लगाया तो इस पर एक एमबीए आएगा, तो यहां पर ऐसा आ जाएगा कुछ एमबीए माइनस ऑफ MBC इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमको पता चलता है कि जब जॉइंट इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो MBA इज इक्वल्स टू MBC, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अभी ये चीज हमने देखनी कि भाई फोर्सेस कैसे ट्रांसफर है। ये 54 है, तो इसको यहां पर भी 54 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, 54 किलो न्यूटन। ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं, इस सेम इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग देख सकते हैं कि 54 जो आएगा इस नंबर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं देखूं यार, तो ये मेरे फोर्सेस कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये चीजें मैंने देख चुकी है। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं आ रही है यहाँ पे, H तो मेरा 0 होने वाला है। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन क्या आएगी भाई मेरी, यहाँ पर एक अपवर्ड आएगी 54 किलो न्यूटन की अपवर्ड। ठीक है, इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए कौन सा किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो एक मोमेंट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, उसकी वैल्यू होगी कितनी, 72 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है,
तो ऐसे कुछ फोर्सेस जो हैं हमारे वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, कैसे फोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो चीज भी हम लोग देख चुके हैं। तो भाई अब इसका एक बार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को क्लोज करते हैं। कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी जरूरी है ना समझना प्लेन के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है भाई, हमारा लोड है, यही हमारे पास केस है, ठीक है, दिस इज 12 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूं यार, मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे 42 किलो न्यूटन, 42 लोड अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर, अगर मैं कैलकुलेट करूं x पर, तो मेरे पास mx कितना होगा भाई, mx होगा मेरे पास 42 into x, 42 into x माइनस ऑफ 8x स्क्वायर बाय 2 4, यानी व्हिच इज इक्वल्स टू 42x माइनस ऑफ कितना 4x स्क्वायर, ठीक है, mx क्लियर है। तो ये कुछ पैराबोलिक शेप बन रही है। अब ये भाई पॉजिटिव ऊपर में जाना है कि इसको नेगेटिव जाना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको dm by dx अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना 42 माइनस ऑफ 8x, ठीक है। इसको एक और करें dm स्क्वायर by dx अगर हम लोग करें तो ये वैल्यू देता है भाई हमें नेगेटिव। तो पॉजिटिव मैक्सिमम हमको मिलेगा क्योंकि d स्क्वायर by dx नेगेटिव आ रहा है, तो ये कुछ ऊपर को ही जाने वाला है, ठीक है। लेट अस सपोज यहां पर कहीं इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और एट अ डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमको वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 42, कितनी वैल्यू मिलती है हमने कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 72। तो ये डाउनवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड में मिल रही है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ, इसका ऐसा जाएगा बनी। और एक और चीज ध्यान रखना, हम लोग कंप्रेशन अपर फेस कंप्रेशन हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आउटर फेस कंप्रेशन इज पॉजिटिव। यहां पर आप देखेंगे इस लोड के कारण अब पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इतने पोर्शन तक, दिस पोर्शन तक मेरा जो आउटर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन तक आउटर फेस में कंप्रेशन रहेगा और डाउनवर्ड फेस में टेंशन रहेगा। इस पोर्शन पर आउटवर्ड फेस में टेंशन, डाउनवर्ड फोर्स पे कंप्रेशन। सिमिलरली अगर हम लोग इधर पे आते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस मोमेंट की वजह से आउटर फेस पर क्या आने वाला है, टेंशन आने वाला है। तो भाई ये भी नेगेटिव रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये -72 है, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। यूनिफॉर्म बेंडिंग है तो शियर फोर्स इस केस में हमारा 0 है। यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीम के कोई परपेंडिकुलर, कोई इस कॉलम के परपेंडिकुलर कोई भी शियर फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली, इसका बीएमडी हमने बना लिया, ठीक है। तो उसका अगर हम शियर फोर्स डायग्राम भी अगर इसका हम लोग बना लेते हैं, शियर फोर्स का डायग्राम भी अगर हम लोग बनाए हैं तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर 42 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन से पॉजिटिव, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, वहां पे शियर फोर्स आपकी 0, एंड पर शियर फोर्स कितनी है आपकी भाई 54, ये नेगेटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन से हमारा चल रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन में इसका एज्यूम कर चुके हैं शियर फोर्स का, और इस नंबर पर नो शियर फोर्स, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा एसएफडी डायग्राम हो गया भाई, ये हमारा बीएमडी डायग्राम हो गया, ठीक है। ध्यान रखना आउटर फेस पर जब कंप्रेशन आएगा तो उस चीज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो हमारा जो आउटर फेस है उस पर टेंशन ही है पूरे। अगर हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व भी अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका डिफ्लेक्शन कर्व में आउटर फेस, यहां पर तो मेरा स्लोप 0 होगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये मेरा आगे मूव कर सकता है, ये कुछ मेरे को डिफ्लेक्शन कर्व कुछ ऐसा मिल सकता है यहां पर, ठीक है। एक्चुअल डिफ्लेक्शन कर्व अगर आपको फाइंड करना है तो आपको बीम पर भी आपको स्लोप्स पता होने चाहिए कि भाई बीम पर मेरे स्लोप कितने हैं। बट हम लोग थोड़ा रफली एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो बीम है इसमें पूरे सॉगिंग सैगिंग होने वाली है, तो इसमें कुछ ये ऐसे ही कुछ बेंड करेगी, ठीक है। इस फेस में हम देख चुके हैं कि आउटर फेस में कंप्रेशन ही आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ अपवर्ड फेस में टेंशन जा रहा होगा इसके, ठीक है। तो उसकी जो टेंजेंट बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और टेंजेंट के बीच का जो एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहने वाला है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग देख चुके हैं कि यार कि ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा किस में रोटेट कर रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन भी मेरा क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो देखेंगे कि जॉइंट पर हमको जो रोटेशन मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। अगर ये पोर्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है
तो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और ये जो डेल्टा का डिफ्लेक्शन है, डेल्टा का यहाँ पर, ये भी डेल्टा का डिफ्लेक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये रफली कुछ इसका ऐसे डिफ्लेक्शन डायग्राम भी बन सकता है, बट डिफ्लेक्शन डायग्राम आप ध्यान रखना, आपको एक्चुअल में स्लोप्स भी यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी है, तो इस चीज को क्लोज करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, कैसे हम लोग फोर्सेस ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे हम लोग देख रहे हैं, कैसे हमने डिफ्लेक्शन डायग्राम थोड़ा रफली आइडिया लेके बनाया है, क्योंकि स्पेस पे पूरा कंप्रेशन है, क्योंकि आप देखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में पूरा नेगेटिव है, तो ये इस तरीके से कुछ बेंड करेगा। क्लियर है पॉइंट? आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आप लोगों को चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। तब तक इसको क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।